नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड की जो तैयारी है लगातार मैं आपको करवा रहा हूं, तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं। जीके के भी मिलेंगे और आपको हिंदी के भी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा काफ़ी लोग कहते हैं सर हिंदी के लिए, तो यहाँ पर हिंदी के लिए जो बुक है प्रिपेयर हो चुकी है। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, इस हिंदी वाली बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है आपके सारे के सारे जो चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आपको चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर थ्योरी मिल जाएगी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको कुछ प्रैक्टिस 10 से 12 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो नीचे इसका भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग डायरेक्टली आकर के वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, जहाँ पर आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और आपके ये जितने भी, चाहे आप आर्ट वाले हो चाहे साइंस वाले हो, ये उन सब के लिए क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक था, मैंने पहले इसको करेक्ट किया था। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली अंगीकृत की जब बात करें तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और अंगीकृत की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 के दिन जो है भारत का संविधान जो है अंगीकृत हुआ था। और भारत अपने लंबे ऐतिहासिक दौर में पहली बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र जो है बना था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको 26 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कानून के संचालन के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, महालेखा परीक्षक हो गया, बहुत सारे हैं। बट यहाँ पर जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर बी ऑप्शन की बात चलिए कर लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में हुआ था, और भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती। आपातकाल की बात किया जा रहा है, तो भारत में राष्ट्रपति जो है 3 स्थितियों में आपातकाल की घोषणा करता है, और इसको जो शक्तियाँ प्रदान है वो 352 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत इसको प्रदान किया गया है। तो जब भी बाह्य आक्रमण होता है या कोई अंतर्गत युद्ध होता है, आंतरिक अशांति होती, कोई वित्तीय संकट आता है या कोई सशस्त्र विद्रोह होता है, तो बेसिकली जब ऐसा कुछ होता है तब ये जो आपका आपातकाल है ये लागू किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आंतरिक अशांति के बारे में, तो आंतरिक अशांति के संबंध में अगर देखा जाए तो आपका जो आपातकाल है लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है कहाँ पर। तो भाई व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का जो कार्यकाल 6 वर्ष होता है ये बेसिकली आपका भारत में भी होता है और फ्रांस में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है पंचायत का जो चुनाव है वो संपादित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो संघात्मक यहाँ पर दिया गया क्या, संघात्मक, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पी है जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका जो उल्लेख है नहीं किया गया। जबकि संप्रभु, समाजवादी, गणतंत्र, इनका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया। सबसे पहली बार भारत में ईवीएम का जो यूज है कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1998 में। ठीक है, 1989-1990 के बीच में इसका जो उत्पादन है स्टार्ट हो गया था। लेकिन सबसे पहले प्रयोग की बात करते हैं तो 1998 ईस्वी में एक विधानसभा चुनाव हुआ था राज्यों का, तो वहाँ पर 16 चुनावी क्षेत्रों में इसका यूज जो है किया गया था। ठीक है, जिसमें 5 मध्य प्रदेश, 5 राजस्थान और 6 दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे उसमें।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को यहाँ पर पहचानना है। देखिए यहाँ पर हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो है आपको यहाँ पर पहचानना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर लहू लुहान लिखा गया है, लहू लुहान जो है ये शुद्ध है, जबकि यहाँ पर लहू लोहू लहू लोहान ये जो है गलत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है हिम तनया में कौन सा समास है। हिम तनया, ध्यान से पढ़ो इसको, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, हिम की तनया, यानी कि हिम की पुत्री जिनको पार्वती जी को बोला जाता है हिम तनया। यानी कि जब भी मैंने बताया था कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, तो वहाँ पर आपका सिंपल सा कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। द्विग समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आंखों का काजल चुराना, इसका अर्थ क्या है भाई। आंखों का काजल चुराना, इस मुहावरे की अगर हम बात करते हैं तो इस एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सफाई से चोरी करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, दुस्तर शब्द का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर बात किया जा रहा है भाई दुस्तर शब्द का जो तात्पर्य है वो क्या है। तो याद रखिएगा भाई जिसके पार जाना कठिन हो, सिंपल सा भाई, जिसके पार जाना कठिन हो, ये आपका दुस्तर शब्द का तात्पर्य होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तद्भव शब्द का चयन करना है आप सभी को, तद्भव शब्द का आप सभी को चयन करना है। क्या हो जाएगा सर, 62 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा पहर। तद्भव शब्द यहाँ पर पहर है, पहर जो है आपका एक तद्भव शब्द है। क्लियर है, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि ऐसा आदमी नहीं देखा, इस वाक्य में ऐसा शब्द क्या है। अगर हम बात करते हैं ऐसा के बारे में, तो ऐसा शब्द जो है आपका एक सर्वनामिक विशेषण है। क्या है भाई, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आपको कहीं कहीं यह कलम मेरी है, वह लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे, ऐसा वैसा वैसी, कौन क्या कोई यह वह, ये सारे सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कभी कभी यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकोक्ति का अर्थ बताना। दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखिएगा भाई दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी कि जो मुफ्त की वस्तु होती हैं उनके गुण अवगुण नहीं देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 65 नंबर, वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। अगर हम वर्चस्व की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्चस्व का जो समानार्थी शब्द है वो आपको हो जाएगा प्राबल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है प्राबल्य, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्राधान्य, तेज, आधिपत्य, ये सारे वर्चस्व के समानार्थी शब्द होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बिंबिसार का राजकीय वैद्य का क्या नाम था। बिंबिसार के राजकीय वैद्य का नाम पूछा गया है। 74 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, जीवक। बिल्कुल सही बात है, जीवक जो है प्राचीन भारत में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, ये बिंबिसार के राजकीय वैद्य भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस गुप्त राजा ने अश्वमेध का संपादन किया था। किस गुप्त राजा ने भाई अश्वमेध यज्ञ जो होता है बेसिकली आपका, उसका संपादन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर भाई समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही बात है सर, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बने थे और ये एक महान विजेता थे और इन्होंने अपने विजय अभियान को पूरा करने के बाद अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, इनको संपन्न किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। सतपथ ब्राह्मण की बात हो रही है, तो सतपथ ब्राह्मण का जो संबंध दोस्तों आपका यजुर्वेद से है। किससे, आपका यजुर्वेद से है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सतपथ ब्राह्मण में आपका ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, बहुत सारे राजाओं का नाम जो है उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कौन सा हड़प्पई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पाई स्थल कौन सा जो अपने गोदी बाड़े के लिए, गोदी यानी कि डॉक यार्ड होता है, जहाज़ों की जो गोदी होती है उसको बेसिकली होता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा लोथल। लोथल जो है आपका गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1957 में किया था। और लोथल का सबसे प्रमुख स्थल जो है वो डॉक यार्ड यानी कि जहाज़ों की गोदी बाड़ा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था। सुवर्ण नामक, तो सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का जो भार था, रत्ती भार था, जो आपका 80 रत्ती था। कितना था भाई, 80 रत्ती था। 80 रत्ती का मतलब होता है जो लगभग 8.5 ग्राम के आसपास था। कितना भाई, 8.5 ग्राम के आसपास था।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया वो क्या कहलाता है। तो भाई शेर शाह ने जो चांदी के सिक्के चलाए थे जिसको रुपया बाद में कहा गया था, ठीक है, जिसको अब हम लोग रुपये के नाम से जानते हैं, रुपया कहा गया। इसका भार 178 ग्रेन था और वर्तमान के जो रुपये के समान ही था। और इस प्रकार का सिक्का प्रणाली जो है वो मुगलों ने भी आगे बढ़ाया, जो बाद में चलता रहा, प्रचलित रहा। अगला देखिए कह रहा है कि भारत के निम्न क्षेत्रों में किसका मैग्रेव, सदापर्णी और पर्णपाती वर्णों का संयोजन है। बेसिकली यहाँ पर पूछा रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। निम्नलिखित में से पूछा गया है किसका संबंध जो है प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। तो यहाँ पर महासागरीय धाराओं की दिशा, बिल्कुल सही बात है, जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी दिशा का जो संबंध है बेसिकली प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। क्लियर है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा भाई यहाँ पर जो धूपगढ़ है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, धूपगढ़ की जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। इसको मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची बिंदु का भी दर्जा प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं। तो याद रखिएगा भाई यहाँ पर आग्नेय जो चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसका निर्माण तत्व व तरल मैग्मा के शीतल होने से हुआ है। इसमें कोई जीवा विशेष जो है नहीं पाया जाता है और ये कठोर होती है और जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट हो पाते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पर भूकंप रचित वृहत ज्वारीय लहर को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा भाई भूकंप रचित ज्वारीय लहर को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है भाई, सुनामी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका जवाब जो है कमेंट करके देना है भाई, किस पवन के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है। तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट करके देना है। उसके बाद जितने भी लोग अगर वो बुक लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दिया गया है हिंदी वाले, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पर, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग तक पहुँचा सके पहुँचा दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।